Good morning, students. So today we are going to start our next topic of unit number 1, physical world and measurement of class 11th. ठीक है. So today my topic is error. ठीक है. तो आज हमने एरर पढ़ना है कि एरर क्या चीज़ होती है. कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ी है आपने. इसमें से बहुत सारी टर्म्स जो है जो आप ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे. ठीक है. आपने वही हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. देखो एरर क्या चीज़ होती है. एरर में हम सबसे पहले दो चीज़ें पढ़ते हैं. एक आती है हमारे पास ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू आती है, और एक हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आती है. ठीक है. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर और द फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंसेज. ठीक है. ये आपने प्रैक्टिकल्स पढ़े होते हैं. तो उसमें आप क्या चीज़ करते हो. देखो उसमें हम क्या करते हैं. हमारे पास एक मिरर या जो भी है आपके पास मिरर या लेंस आप लेके चलते हो, उसकी आप वैल्यूज़ निकालते हो. ठीक है. आप ऐसे सेटअप लगा देते हो, ऑप्टिकल बेंच लगा देते हैं, यहाँ आप क्या चीज़ लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं. ठीक है. और आप यहाँ पे रेज़ वगैरह इंसिडेंट करवाते हैं, सन रेज़ जो भी इंसिडेंट करवाते हैं, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रेज़ जो है वो इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट बैक होके वो आपका फोकस का पॉइंट आता है. ठीक है. तो आप वहाँ निकालते हैं पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ पढ़ते हैं. ये सभी बच्चों ने किया होता है. तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, उसमें हम 2-3 रीडिंग्स लेते हैं. जैसे आप सबसे पहले लेते हैं फाइंड द फोकल लेंथ, पोजीशंस निकालते हैं. तो आप एक बार प्रैक्टिकल करोगे तो मान लो आपके पास फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर. ठीक है. सेकेंड टाइम दोबारा करोगे. ठीक है. क्योंकि आप प्रैक्टिकल में एक रीडिंग तो लेते नहीं हो, 4 या 5 या 6 रीडिंग्स लेते हो. फिर आपने दोबारा प्रैक्टिकल किया, देन यू फाइंड दैट द फोकल लेंथ इज़ 10.1 सेंटीमीटर. थर्ड टाइम फिर प्रैक्टिकल किया, देन इट विल कम 10.2 सेंटीमीटर. फोर्थ टाइम फिर किया, देन इट विल कम 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये कौन सी चीज़ें हैं. ये मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है जब हम क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. सभी बच्चों ने 10th में किया होगा. ये बेसिक से चीज़ें हैं कि आप जब भी कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज़. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर. ठीक है. इन फर्स्ट केस वी गेट द 10 सेंटीमीटर, इन द सेकंड केस वी गेट दिस वैल्यू, एंड इन द फोर्थ केस वी गेट दिस वैल्यू. इट डिपेंड अपॉन यू कि हाउ मेनी रीडिंग यू वांट टू कैलकुलेट. ठीक है. कितनी वैल्यूज़ आप लेना चाहते हो. तो मैंने यहाँ 4 वैल्यूज़ ले ली. ये जो है ये 10 सेंटीमीटर, ये सारी एक ही चीज़ की वैल्यू है. ठीक है. अब देखो सभी में वैल्यूज़ जो वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है. ये जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू. ठीक है. जो हमने कैलकुलेट की है, ये भी कौन सी है. दिस इज ऑल्सो मेजर्ड वैल्यू. ये भी क्या है, मेजर्ड वैल्यू. ये भी कौन सी है, मेजर्ड वैल्यू. ये सिंगल सिंगल वैल्यूज जो है दे आर नोन एज द मेजर्ड वैल्यू. अब हमें ट्रू वैल्यू पता करनी होती है तो हम ना इसको कंसीडर करते हैं फोकल लेंथ, ना ही इसको करते हैं. अब आपको पता है जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो जब भी आप किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ गलती के चांसेस होते ही होते हैं. ठीक है. आप कुछ ना कुछ एरर कमिट करते ही हो. जैसे यहाँ किया तो आपने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है, लेकिन सेम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती है. पॉइंट का एरर आता ही आता है. ठीक है. मतलब जब भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ गलती करने के चांसेस होते हैं. तो हमने चारों केसेस में कुछ ना कुछ गलती की होगी, या क्या पता किसी एक में कोई एक रीडिंग ऐसी हो जो बिल्कुल एक्यूरेट हो. तो हम अभी बता नहीं सकते कि कौन सी वैल्यू हमारी ठीक है और कौन सी वैल्यू गलत है. तो हम क्या करते हैं, जो हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं उस पर हम एक एवरेज निकालते हैं. एवरेज आपको पता है क्यों निकालते हैं, जब हमारे पास किसी एक चीज़ की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं. सो टू फाइंड द वन वैल्यू वी हैव टू क्या करना पड़ता है, उस चीज़ का एवरेज निकालना पड़ता है. तो ये जितनी भी वैल्यूज़ आती है उन सब का आप क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं. और सपोज कर लो आपने एवरेज निकाला तो आपके पास वैल्यू आ गई 10.2 सेंटीमीटर. ये रैंडम सी वैल्यू निकाली मैंने. इन सब का एवरेज लिया, सबको टोटल किया, डिवाइडेड बाय 4 किया. ठीक है. जैसे आप एवरेज निकालते हो देन यू विल गेट 10.2 सेंटीमीटर. तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि जितनी भी हमने वैल्यूज़ निकाली है उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमने बोला हमारे पास 10.2 सेंटीमीटर आ गया. तो ये जो 10.2 सेंटीमीटर आया, ये वाला 10.2 सेंटीमीटर नहीं है, ये 10.2 इन सभी का क्या है, एवरेज है. तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि जो 10.2 सेंटीमीटर है ना, ये वैल्यू है उसकी. ठीक है. इस वाली वैल्यू को हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं, इट इज़ नोन एज ट्रू वैल्यू. ठीक है. तो अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है. व्हेन वी परफॉर्म
any practical, then we have to calculate the different values of any physical quantity. अब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो किसी चीज़ की वैल्यू को ही निकालने के लिए कर रहे हो ना, तो जिस भी चीज़ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं उस चीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फोकल लेंथ है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी कि फोकल लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग एनी प्रैक्टिकल, देन यू आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एंड वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, then you have during the experiment you will get different type of values, ठीक है। so these are the different values of focal length. so these different values they are known as measured value, and we when, ठीक है, after calculating these measured value we have to find out the average, ठीक है, क्योंकि हमें इनका एवरेज निकालना पड़ता है। सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू देन वी गेट 10.2 से, ये रैंडम वैल्यू मैंने इनको एवरेज करके नहीं निकाला है, ऐसे रैंडम लिख दिया है। सो इनका एवरेज करके जो मेरे पास वैल्यू आती है दैट इज़ द ट्रू वैल्यू, वो उस फिजिकल वैल्यू की क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू होती है। क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिखा है, जैसे ये चीज़ है, आपके पास एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो और आपके पास एक मिरर है या लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। वो जो 12 सेंटीमीटर जैसे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो लेंसेज के बाहर कवर लगा होता है, उस पर लिखा होगा फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो वो फोकल लेंथ जो 12 सेंटीमीटर गिवन है वो एक वैल्यू है, वो कहाँ से आई होगी, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट की होंगी, और उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद उन डिफरेंट वैल्यूज़ का एवरेज निकाला गया होगा। वो एवरेज निकालने के बाद जो हमारे पास एक वैल्यू आई उसको मैंने 12 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते करते जो आपके पास कोई एक सिंगल वैल्यू आती है, जैसे ये मेजर्ड है, ये भी मेजर्ड है, ये भी मेजर्ड है, तो मेरे पास यहाँ ध्यान रखना कि मान लो मेरे पास अभी मैंने यहाँ पे कितने केसेस दिए हैं आपको, बहुत सारे केसेस दिए, ठीक है। अब इसको हम ट्रू वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एरर को हमने देखना है। अब जैसे ये है मेरे पास, एरर को कैसे निकालना है, तो एरर को निकालने से पहले मैंने एक चीज़ देखी कि मेरे पास एक कोई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसको ये वाली वैल्यू को मैंने कौन सी वैल्यू लिखा, ये लेट मेरे पास कौन सी है, ट्रू वैल्यू है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू वैल्यू एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पर आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 11.2, इसको मैंने लिखा मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब बड़े सारे बच्चे बोलेंगे जब हमने बड़ी सारी रीडिंग ही नहीं ली है तो फोकल लेंथ की वैल्यू कैसे आ गई, ट्रू वैल्यू। तो मैं आपको ये रैंडम से एग्जांपल दे रही हूँ कि लेट आपके पास कोई एक लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, गिवन है आपके पास, मान लो आपके पास, ठीक है। वो 12 सेंटीमीटर जो है उसको मैंने ट्रू वैल्यू लिखा, और फिर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पर आपके पास जो पहली मेजर्ड वैल्यू आई उसको मैंने 11.5 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। या फिर यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, पर यहाँ बहुत सारी वैल्यूज है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई डिफरेंट वो नहीं है। यहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा और यहाँ पे लिखा। अब जैसे मैंने आपको बोला आपने एरर निकालना है, तो एरर क्या चीज़ होती है, एरर का मतलब होता है आपने अब क्या चीज़ निकालनी है, एरर निकालना है, यू वांट टू कैलकुलेट द एरर। तो जो एरर होता है, देखो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 10.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकल लेंथ की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 10.2, ये कहीं बाहर से नहीं आई है, हम ही ने कैलकुलेट की है। तो देखो एक्चुअल वैल्यू मेरे पास ये है 10.2 सेंटीमीटर। अब आपने बताना आपकी कैलकुलेशंस में एरर कितना आया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 4 मेजर्ड वैल्यू है, तो आपके पास 4 एरर आएंगे, ठीक है। एरर निकालते कैसे हम, जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है उसमें से हम माइनस करते हैं किसको, मेजर्ड वैल्यू को। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को कैलकुलेट माइनस करना है। जैसे ये है, जैसे एक्चुअल वैल्यू किसी चीज़ की ये है और आप उसको कैलकुलेट ये कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक्चुअल वैल्यू ये है और आप कैलकुलेट ये कर रहे हो, तो गलती तो हुई है। तो आप गलती कैसे निकालोगे, एक्चुअल वैल्यू में से आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे। तो फर्स्ट केस में अगर मैं इस केस में एरर निकालूँ तो एरर क्या बनेगा, ट्रू वैल्यू कितनी है मेरे पास 10.2, और फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10, इट इज़ द ट्रू वैल्यू, इट इज़ द मेजर्ड वैल्यू। तो आपके पास कितने का एरर आएगा, 0.2 का, ठीक है। यानी कि आपने 0.2 वैल्यू क्या पड़ी है, कम पड़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब आपने इसमें एरर निकालना है। तो जब आप सेकंड में निकालोगे तो फॉर्मूला तो वैसे रहेगा, सेकंड में जब आप निकालोगे तो ट्रू वैल्यू कितनी है 10.2, और सेकंड मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10.1, तो आपके पास कितने का एरर आएगा 0.1 का। इसको हम क्या बोलते हैं, एरर। ये भी क्या चीज़ है, एरर। 0.2 कौन सा एरर है, इट इज़ द एरर इन द फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू,
ठीक है। 0.1 किस में एरर है? इट इज़ द एरर इन द सेकेंड मेजर्ड वैल्यू। अब थर्ड में निकालना हो तो 10.2 को 10.2 से माइनस करोगे, देन यू विल गेट 0। इट मीन्स देयर इज नो एरर। ठीक है। नेक्स्ट में 10.2 को 10 से करोगे तो आपके पास 4 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी ऐसे। तो ये भी एरर है, ये भी एरर है, लेकिन ये किस में एरर है? ये फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू में है। ये किस में है? ये सेकेंड मेजर्ड वैल्यू में। तो एरर क्या चीज़ होती है कि हमारे पास, जैसे एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे आप सभी ने पढ़ा है ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो और आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और आपकी ये कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू है। ठीक है। ग्रेविटी की ट्रू वैल्यू है और आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और आपके पास वैल्यू आ रही है उसकी 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कौन सी वैल्यू होगी? इट इज़ द मेजर्ड वैल्यू। ये मेजर्ड वैल्यू है। क्लियर? ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू आ गई। ये ट्रू वैल्यू है, आपने कैलकुलेट किया है, तो इसमें एरर आएगा। तो आप एरर कैसे निकालेंगे? 9.8 को 9.7 से माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 0.1। तो कितने का एरर आ रहा है? 0.1 का एरर आ रहा है। ठीक है। तो ट्रू वैल्यू में से हम किसको माइनस करते हैं? हमेशा मेजर्ड वैल्यू को, तो हमारे पास एरर आता है। ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो एरर क्या चीज़ बनती है हमारे पास? द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो भी तो फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is defined as the difference between the true value and the observed or the measured value। जो भी ये वैल्यूज मैंने लिखी है दे आर ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या आप उसको मेजर्ड वैल्यू लिखो या फिर आप उसको क्या लिखते हो? ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखते हो। ठीक है। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में जो डिफरेंस आता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है। तो ट्रू माइनस मेजर दैट इज एरर। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा एग्जाम्पल दिया, फोकल लेंथ किसी की 12 सेंटीमीटर, तो ट्रू वैल्यू है और आपने उसको मेजर किया तो 11.5 आया, ये मेजर्ड वैल्यू। अब आपने इसमें एरर निकालना है तो आप 12 में से किसको माइनस करोगे? 11.5 सेंटीमीटर को। ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आपने ये एग्जाम्पल लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो और अगर आपको ये ईजी लग रहा है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है कितने तरह के एरर्स होते हैं। तो वी हैव मेनली 2 टाइप ऑफ एरर। यहाँ से आपका सीबीएसई में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस वाले पार्ट से। ठीक है। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ एरर। फर्स्ट वन इज द रैंडम एरर, सेकंड टाइप आर सिस्टमेटिक एरर। बहुत सिंपल है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। रैंडम एरर्स वो होते हैं जो एरर जो है आ तो रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंट में, आपकी वैल्यूज में एरर आ तो रहे हैं, लेकिन उन एरर्स के पीछे क्या कारण है, उनके कॉज का हमें पता नहीं होता। ठीक है। जो रैंडम एरर्स होते हैं, मैंने क्या चीज़ बोली कि जब भी आप एरर आएगी आपके प्रैक्टिकल में, आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसकी वैल्यू की कैलकुलेशन में जब भी एरर आता है तो उन एरर के कॉजेज़ क्या है, किस वजह से वो एरर आ रहे हैं, आपको उसका कॉज पता ना हो, देन वी कॉल इट एज अ सिस्टमेटिक एरर, सॉरी रैंडम एरर। तब हम उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं? सिस्टमेटिक एरर हम उसको बोलते हैं जिनके कॉजेज़ का हमें पता होता है। ठीक है। कॉजेज़ का पता होता है और जो हमारे सिस्टम में खराबी हो, सिस्टम में कोई गलती हो तो उसकी वजह से जो एरर आते हैं उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है। अब मैं सिस्टमेटिक एरर आपको आगे करवाऊंगी, लेकिन याद रखना इनके कॉजेज़ का पता नहीं होता है, इनके कॉजेज़ का पता होता है। और सिस्टम में कुछ कमी हो तो उसकी वजह से जो एरर आते हैं उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। आगे एक्सप्लेन करूंगी। सिस्टमेटिक एरर के फर्दर 4 टाइप्स है: इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, natural error, imperfection in experimental technique। These are the 4 types of systematic error। ठीक है। ये सिस्टमेटिक एरर के 4 टाइप्स हैं। अब देखो आपको नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ सिस्टमेटिक एरर क्या चीज़ है। देखो ये मेरे पास सिस्टमेटिक एरर का एक एग्जांपल आपको दी है। ये मेरे पास, मान लो ये आपके पास एक वेइंग मशीन है। ठीक है। दिस इज़ योर वेइंग मशीन। ठीक है। अब वेइंग मशीन में सभी बच्चों को पता है एक निडल होती है। ठीक है। और निडल हमेशा 0 पे होनी चाहिए। ठीक है। और जब भी आपकी निडल 0 के ऊपर होगी, 0 के सामने होगी, तो आपका जो अपरेटस है दैट इज़ परफेक्ट, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया है, आपका वेइंग मशीन तो मैंने रख दी है, लेकिन उसका निडल जो है बिना इस पे किसी बॉडी को रखे हुए भी इसका जो निडल है वो ये फर्स्ट वाले के सामने है, ये इसके सामने आ रही है। ठीक है। और एक्चुअल में कहाँ होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए 0 के सामने, लेकिन ये यहाँ पे आ रही है। तो आपको आई होप यू कैन नो हाउ टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ एनी अपरेटस। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला इस अपरेटस का, ठीक है, इस डिवाइस का आप लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट क्या होता है कि वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कितनी रीड आउट कर सकता है।
छोटी सी वैल्यू मतलब अब देखो 0 तो यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद ये आपका ये एक डिवीजन आ रहा है। जब निडल यहाँ आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब इसका एक डिवीजन 0 से लेके यहाँ तक का एक डिवीजन किसके बराबर है, कि सबसे मिनिमम वैल्यू वो कितनी पढ़ सकता है। तो हम कैसे करते हैं, देखो 0 से आगे मैंने यहाँ 10 लिखा है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 और 5, 5 डिवीजन पे मेरे पास 10 है, ठीक है, 10 किलोग्राम वेट आएगा। तो मैंने लिखा 5 डिविजन्स जो है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। यहाँ से यहाँ पे भी हो सकता है 1 2 3 4 और ये 5 और ये यहाँ पे 20, ठीक है। मैंने क्या लिखा 0, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको 10 दिख रहा है, 0 10 के बीच में 5 डिविजन्स है। सो आपको पता है 5 डिवीजन इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, ठीक है। 10 के आपको बताना है एक डिवीजन किसके बराबर है, या फिर 0 10 के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं तो आप क्या लिखते, 10 डिविजन्स पूरे हो रहे हैं तब 10 आ रहा, तब आप लिखते 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 के बराबर, ठीक है। तो वहां पे आपको बताना है 1 डिवीजन किसके बराबर है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10/5, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो 2, यानी कि इसका एक डिवीजन हमें 2 किलोग्राम के बराबर आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपको ऐसे दिया होता और यहाँ पे आपका 0 होता, देन यू हैव 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 10 ऐसे लिखा होता। तो अब 0 के बाद 10 में कितने डिविजन्स है, 10 है, तब आप क्या लिखते, 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 के इक्वल है। तो 1 डिवीजन किसके बराबर आएगा, 10/10 विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। वेरी सिंपल। इस केस में इसका एक डिवीजन 2 किलोग्राम के बराबर है, और अगर सेटअप ऐसे दिया होता तो एक डिवीजन 1 किलोग्राम के इक्वल आता, ठीक है। और एक डिवीजन जो होता है वही तो लीस्ट काउंट होता है, तो इसका लीस्ट काउंट 2 किलोग्राम है और इसमें केस में कितना है 1 किलोग्राम। अब आपने क्या किया, 4 डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज ली और उसको इस वेइंग मशीन पे रख दिया। मैं क्या करवा रही हूँ आपको, सिस्टमेटिक एरर बता रही हूँ। आपने इसके ऊपर रख दिया, जब आपने फर्स्ट बॉडी को रखा, फर्स्ट वाली बॉडी को रखा, तो आपने देखा निडल जो ऑलरेडी यहाँ है, ध्यान रखना हमारे अपरेटस में कुछ कमी है, ठीक है। यहाँ पे है निडल और यहाँ पे होनी चाहिए, जबकि आपने अपरेटस को रखा और जब आप किसी बॉडी को रखा तो निडल ने मूव किया फर्स्ट केस में और निडल यहाँ चलेगी। तो आपको साफ दिख रहा है जो फर्स्ट बॉडी का वेट है वो कितना आएगा, 10 किलोग्राम, ठीक है। फिर उसको हटाया, फिर दूसरी बॉडी रखी, दूसरी बॉडी को मूव किया तो वो यहाँ पे 15 किलोग्राम पे आ गई, ठीक है, दूसरी का 15 आ गया। फिर थर्ड का वेट जब कैलकुलेट किया वो 18 आया, नेक्स्ट का किया वो 20 आया। ऐसे करके आपने 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वेट को इस वेइंग मशीन का यूज़ करके कैलकुलेट कर लिया। तो ये कौन सी वैल्यूज़ है जो हम किसी डिवाइस का यूज़ करके किसी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, जब जैसे आप फोकल लेंथ निकालते हो तो भी तो आप डिवाइस ही यूज़ करते हो, ऑप्टिकल बेंच आप यूज़ करते हो, ठीक है। वैसे ही ये जो आपने 10 किलोग्राम 15 और 18 और 20 है, ये कौन सी वैल्यूज़ है, दीज आर नोन एज ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड वैल्यूज़ ऑफ वेट ऑफ दीज बॉडीज, ठीक है। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है जो हमने कैलकुलेट की है, क्लियर। अब आप देखो क्या ये ट्रू वैल्यूज़ है, ठीक है। ट्रू वैल्यूज़ कैसे, ये तो ट्रू वैल्यूज़ है ही नहीं। जब आप एक बॉडी को रख रहे हो उसका वेट ऐसे 10 पे आ रहा है, तो 10 पे कैसे आएगा, जबकि बिना बॉडी रखे हुए ही ये आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैल्यू बता रही है। कितनी वैल्यू बता रही है, 2 किलोग्राम। या आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा है तब भी आपको 2 किलोग्राम बता रही है। अब आपने एक बॉडी रखा तब कंप्लीट वेट 10 किलोग्राम बता रही है, तो क्या वो उसका एक्चुअल वेट होगा, एक्चुअल तो होगा नहीं उसमें से, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉडी जब रखी नहीं थी, बिना रखे हुए भी वो 2 किलोग्राम बता रही है। अब जब बॉडी रख रहे हो तो 10 किलोग्राम बता रही है, तो 10 किलोग्राम तो उसका एक्चुअल वेट होगा ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 किलोग्राम वो एक्स्ट्रा बता रही थी वो 2 केजी उसमें से निकालना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट बॉडी का वेट दैट इज नॉट इक्वल टू 10 किलोग्राम, वो क्या होगा, मेरे पास 8 किलोग्राम होगा, क्योंकि मैंने उसमें से जो 2 केजी वो ऑलरेडी बता रही थी उसको हटाना है वहाँ से, तो वो 2 केजी आ जाए, 8 केजी आ जाएगा। सेकंड में 15 बता रही है, लेकिन 15 जब आपने बॉडी रखी थी फिर भी उसकी निडल यही थी शुरू में इनिशियल स्टेज पे, फिर यहाँ से मूव किया उसने 15, तो क्या वो सही वेट होगा उसका, नहीं, उसमें से भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 केजी को हटाना पड़ेगा, तो ये 13 आ गया। नेक्स्ट केस में 18 में से भी आपको 2 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके अपरेटर्स में ही एरर है, ठीक है। बिना बॉडी रखे हुए ये वो 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा बता रहा है। तो अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज ट्रू वैल्यूज, ये ट्रू वैल्यूज है, क्लियर। अब मैंने आपको क्या चीज़ बोली कि जो आपके पास एरर आता है आपने देखना है कि कितना एरर आ रहा है। तो देखो इसमें एरर क्या है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज जो वो ज़्यादा पड़ रहा है,
ठीक है। एरर जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, एरर जो है वो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो आप यहाँ देखो कितनी वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू उससे ज़्यादा वैल्यू पड़ा रहा है, तो कितने का एरर आ रहा है, 2 का। ठीक है, या माइनस में आएगा पर मैं माइनस साइन नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रही हूँ। तो नेक्स्ट में भी कितना है, 2 कम बता रहा है, सॉरी ज़्यादा बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट में भी कितना है, 2 ज़्यादा बता रहा है। नेक्स्ट में भी कितना है, 2 ज़्यादा बता रहा है। तो हर एक बॉडीज के जो वेट है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। लेकिन कैसी गड़बड़ है, अब जब आप एक बॉडी रखोगे तब भी उसका वेट क्या है, 2 किलोग्राम, वो ज़्यादा ही बताएगी। सेकंड को रखोगे तब भी 2 किलोग्राम कैसे बताएगी, ज़्यादा ही बताएगी। तो ये किसी एक बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये हर एक बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। और कैसी प्रॉब्लम आ रही है, 2 एक जैसी डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है कि इसमें भी 2 किलोग्राम ज़्यादा बता रहा है, इसकी बॉडी में भी 2 किलोग्राम, हर एक बॉडी में 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा बता रहा है। तो इस तरह का जो एरर आता है मेरे पास, ये जो एरर आया, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर, जिसमें एक वो डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कंसिस्टेंसी होती है उसकी उस पर, कि अगर इसमें ये आ रहा है, अगर वो 2 किलोग्राम ज़्यादा बताएगा तो जब सेकेंड बॉडी 10 बॉडीज रख दो, हर एक का वेट वो 2 किलोग्राम ज़्यादा ही बताएगा। या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको आपने उसके ऊपर बॉडी रख दी, वो 2 किलोग्राम कम बता रहा है, तो वो सभी का 2 किलोग्राम कम ही बताएगा। ये नहीं एक का कम बताएगा दूसरे का ज़्यादा, नहीं, हर एक बॉडी का जो वेट है वो 2 किलोग्राम या तो ज़्यादा दिखाएगा, या 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम, जो भी आपके जैसे एरर में होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग वो 2 किलोग्राम या ज़्यादा या 2 किलोग्राम कैसा बताएगा, कम, लेकिन सबके साथ एक जैसा रखेगा। तो जो इस तरह के एरर होते हैं, एरर आया ना एरर में, तो इस तरह का एरर जो है, जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। एक ही डायरेक्शन का मतलब कि अगर वो ज़्यादा बता रहा है तो सबका ज़्यादा +2 +2 +2 सबका ज़्यादा ही बताएगा। अगर वो कम बता रहा है तो हर एक चीज़ का माइनस में ही बताएगा। यानी कि वो एक ही डायरेक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, चेंज नहीं करते, वेरी नहीं करते। तो इस तरह के जो एरर है, इट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो अब आपके पास सिस्टमैटिक एरर का क्या बताया मैंने, द एरर विच अकर अकॉर्डिंगली, ठीक है, विच अकर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट पैटर्न एंड टेंड टू मूव इन वन डायरेक्शन। ये टेंड टू मूव इन वन डायरेक्शन नीचे लिखा है मैंने, ठीक है। इसके आगे आप लिखेंगे इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इज नोन एज अ सिस्टमैटिक एरर। वो सिस्टमैटिक एरर होते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्या है, कॉजेज हमें पता होते हैं उसके। ठीक है, अब इसके टाइप्स है। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे यही है, जब आप कोई डिवाइस ले रहे हो, ठीक है, वेइंग मशीन ले रहे हो, उस पर इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी हो, उसमें कुछ फॉल्ट हो, तो अगर आपके जैसे इसमें खराबी है तो इंस्ट्रूमेंट की गलती है, नहीं आपकी थोड़े ना है। तो जब अगर इंस्ट्रूमेंट में ही किसी तरह की गलती हो तो जो मेरे पास एरर्स आते हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो वेरी सिंपल, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आएंगे दैट इज़ नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर्स क्या होते हैं, जैसे जो ऑब्जर्वर है, जैसे एक्सपेरिमेंटर जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है, उसने प्रैक्टिकल या कोई चीज़ को कैलकुलेट करते हुए कुछ गलती कर ली, कुछ लापरवाही कर ली, केयरलेसनेस कर ली। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटर की गलती की वजह से जो एरर आते हैं, जैसे कोई रीडिंग पढ़नी है उसने तो वो रीडिंग गलत पढ़ रहा है, ठीक है, तो रीडिंग गलत पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है एरर आ जाएगी। तो ये किसकी वजह से हुआ, जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी लापरवाही की वजह से जो एरर आते हैं उसको पर्सनल एरर बोलते हैं। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर आर नोन एज पर्सनल एरर। वो पर्सनल एरर्स होते हैं। नेचुरल एरर्स कैसे होते हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th में ओम्स लॉ पढ़ा है, तो ओम्स लॉ में एक हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, द टेम्परेचर ऑफ द सर्किट और द कंडक्टर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाए तो आपका वी और आई का रिलेशन जो है वो ऑबे नहीं हो पाता। तो वो टेम्परेचर में जो चेंज आएगा तो वो क्या चीज़ है, आपका एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। या मान लो आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो अब कुछ प्रेशर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो उसमें कुछ भी गलती हो जाए, ठीक है, ये कुछ भी चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो आपके जो रीडिंग्स में गलती आती है, जैसे ओम्स लॉ का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, टेम्परेचर में वेरिएशन दोगे तो आपकी वी और आई में चेंज आएगा, रिलेशन ऑबे नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे जो गलती आ रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर।
ठीक है, तो इस तरह के एरर को हम नेचुरल एरर बोलते हैं। इम्परफेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अगर आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करो उसका कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, प्रोसीजर है उसका, उसको ऑबे करके आपको चलना पड़ता है, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके प्रोसीजर को हम ठीक फॉलो नहीं करते, जो टेक्निक है उसको ठीक तरीके से ऑबे नहीं कर पाते, उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर टेक्निक हम उसके प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिकल्स में कुछ ना कुछ रीडिंग्स में गलती तो आएगी आएगी। तो इम्परफेक्ट टेक्निक की वजह से जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ नोन एज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसकी वजह से जो एरर आएगा दैट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सेकंड आपको बता दिया था सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप सिस्टमैटिक एरर है, सेकंड आपके पास रैंडम एरर है। रैंडम एरर क्या बताया, जो सर्किट में आप रीडिंग ले रहे हो, सर्किट में नहीं सॉरी, पर जो भी आप रीडिंग ले रहे हो उस रीडिंग में जो भी गलती आ रही है आपको उसके कॉज का पता नहीं है। इन सब में कॉजेज का पता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉज का पता ही नहीं है कि किस वजह से एरर आ रहा है। दीज टाइप ऑफ एरर आर नोन एज रैंडम एरर्स, वो रैंडम एरर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आज का टॉपिक है। तो आज आपने इसके साथ दो चीज़ें करनी है, आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं वो केमिस्ट्री की क्लास में आपने ली होगी, उसमें आपने वो चीज़ें इसमें ऐड करनी है। एक आपने पढ़ा है एक्यूरेसी, ठीक है, वही सेम यहाँ आएगा, प्रिसीशन, ठीक है, ये पढ़ना है। और थर्ड आपने करनी है सिग्निफिकेंट वैल्यूज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ जो है सेम टॉपिक है केमिस्ट्री के जैसे, वो आपने यहाँ यूज़ करने हैं। ठीक है, ये तीन आपने असाइनमेंट कॉपीज़ में ऐड करने हैं।